गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में? भू संतुलन के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। भू संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा है, जिसमें पिछली कक्षा में हमने एरी, प्राट और बोवी के मत को पढ़ लिया है। आज एक इम्पोर्टेंट विद्वान के बारे में हम पढ़ेंगे। वो बोवी की जो संकल्पना है उसी से लगभग रिलेट है। हेफोर्ड और बोवी दोनों साथ में नाम लिए जाते हैं, लेकिन हम उनकी संकल्पनाओं को अलग अलग समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम पढ़ेंगे हेफोर्ड की संकल्पना। हेफोर्ड की संकल्पना किसके संदर्भ में? भू संतुलन के संदर्भ में। भू संतुलन पढ़ रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक भू संतुलन है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट विद्वान को हम पढ़ेंगे। इसके बाद ध्यान रखना, वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और उससे हमारी आगे जो पढ़ेंगे हम उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और उस विद्वान का नाम है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे, तो आप इंतज़ार करिए उसका एक दो दिन के लिए। और आर्थर होम्स को इसके बाद हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक विद्वान और है, उसको पढ़ेंगे हम, फिर आर्थर होम्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेफोर्ड जो विद्वान है ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये क्या है? ये एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके पश्चिमी तट का, किसका? पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर क्या कर रहे थे? भूमापन, यानी कि पृथ्वी का मापन कर रहे थे। उसी दौरान इनके दिमाग में ये बात आई और इन्होंने उस बात को अपनी जो है एक डायरी में, एक पुस्तक में लिख दिया, जो पुस्तक में इनकी संकल्पनाओं भू संतुलन की संकल्पना के रूप में वर्तमान में जानी जाती है। चलिए अब इनकी भू संतुलन की संकल्पना में इन्होंने क्या कहा है ये देख लेते हैं हम। देखिए, इन्होंने वही बात कही है जो बात आपके पिछले बोवी ने कही थी। बोवी ने क्या कहा था कि समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे, समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे का भार भी क्या रहता है? समान रहता है। क्या बोला इन्होंने? समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे का भार भी क्या रहता है? समान। आपको मालूम होगा, अभी जो पिछली संकल्पना हमने पढ़ी थी बोवी की, तो बोवी ने क्या किया था? समान उसके टुकड़े लिए थे। किसके? धातुओं के टुकड़े लिए थे, अलग अलग धातुओं के, लेकिन उनका क्षेत्रफल समान था। उनका क्षेत्रफल यानी कि चौड़ाई लगभग समान थी सभी की, मोटाई और चौड़ाई दोनों को समान थी। उनकी लंबाई और घनत्व जरूर अलग अलग था और धातु भी अलग अलग थी, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल था वो सभी का समान था। तो इन्होंने क्या कहा? समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे का भार भी समान रहता है। नीचे का जो भार लगता है वो क्या है? उनमें बराबर लगता है। ये इन्होंने बात कहने की कोशिश की है। और अपनी संकल्पना को इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध तो नहीं किया, लेकिन एक चित्र के माध्यम से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। इन्होंने जो है पर्वत, पठार, मैदान और तटीय भागों के क्षेत्रफल को समान माना है, और उन सभी को एक जो समतल तल है, इन्होंने उसने बोला था क्षतिपूर्ति तल, एक ने बोला था एरी ने, और फिर बोवी ने उसको बोला था समंजन तल, और इन्होंने बोला है, इन्होंने दूसरा नाम दिया है उसको समतलन तल। क्या नाम दिया है उसको? समतलन तल नाम दिया है उसको, संतुलन तल। संतुलन तल नाम दिया है उसको, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि एक चित्र के माध्यम से इन्होंने समझाया, और चित्र के माध्यम से मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बताया, कोई पानी नहीं लिया बर्तन में, ना ही कोई अन्य चीज़ ली। इन्होंने क्या बताया
कि ये जो है मान लीजिए ये स्थलखंड है, फिर उसके ऊपर का भाग इन्होंने पठारी माना, ये पर्वतीय भाग इन्होंने माना, और पर्वतीय भाग मानने के बाद ये इन्होंने तटीय भाग माना। लेकिन इन सभी के क्षेत्रफल को इन्होंने बराबर बांटा है, यानी कि इनकी ये जो दूरी है आपस की, इन दूरी को इसने समान माना है। जब दूरी समान होगी तो इनका क्षेत्रफल भी लगभग समान होगा, ठीक है। यानी कि इन सभी को समान माना है। ये मान लीजिए मैदान है, ये पठार है, ये पर्वत है और ये तटीय भाग है। इस तरीके से इन्होंने संकल्पना दी है। और क्या बताया कि ये सभी जाकर के पृथ्वी के अंदर एक तल पर संतुलित हो गए हैं, ठीक है। एक तल पे क्या है, ये जाकर के संतुलित हो गए हैं। इस तल को इन्होंने क्या कहा है, संतुलन तल। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अपने सिलेबस में जब संतुलन के सिद्धांत की बात हो रही है तो इनको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम सभी के मत को अलग अलग पढ़ करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सके, ठीक है। इसलिए हम अलग अलग विद्वानों को पढ़ रहे हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, सिलेबस में नहीं है ये, सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम इसको अध्ययन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम संतुलन, आपके सिलेबस में केवल ये भू संतुलन, तो भू संतुलन के अंतर्गत जितने भी विद्वान हैं उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट विद्वान हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं जब भी इसका प्रश्न आता है। वो प्राट महोदय, एरी महोदय और आपका आर्थर महोदय, ठीक है। बॉवी और हैफोर्ड बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये संतुलन का जो तल है, इस तल को बोला है इन्होंने जहाँ पर ये पर्वत, मैदान, पठार वगैरह सभी जाकर के इनका भार निश्चित हो जाता है। और इन्होंने फिर क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इसके नीचे पृथ्वी में एक ऐसा तल पाया जाता है जिस तल के नीचे, पृथ्वी में एक ऐसा तल पाया जाता है जिस तल के नीचे सभी पदार्थों का घनत्व समान रहता है। उसके नीचे पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, ज़्यादा घटता भी नहीं है। उसके ऊपर की जो जितनी भी भू आकृतियाँ हैं, यानी कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, उन सभी का घनत्व बढ़ता घटता रहता है, जबकि पृथ्वी के अंदर ही जो एक लेयर है, उस लेयर के नीचे का घनत्व सदैव समान रहता है। ये इनका कथन है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की। इसके बाद हम देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने एक, जो आपको शायद समझ में आ जाए, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन लिखेंगे इसको, थ्योरी को। इसको चित्र तो बना लिया होगा ना आपने। चलिए देखिए, इन्होंने एक बात बोली है, उस बात को समझना। इस पूरी कहानी का सार है वो, इस पूरी कहानी का वो सार है, इसकी संकल्पना का सार है। क्या बात कही है इन्होंने समझना इसको। देखिए, ये पर्वत बताया इन्होंने, एक ये पर्वत है, बताया बोले तो समझाने की कोशिश की बातों में। ये पर्वत है, पर्वतों के ये भाग, इधर के ये भाग, ऊपर वाले भाग, ये क्या है, नदियों द्वारा अपर्दित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अपर्दित का मतलब है काटना छाटना, काट दिए जाते हैं, छाट दिए जाते हैं। और ये भाग को बहा करके, ये जहाँ नदी बहेगी उस भाग को बहा करके कहाँ जमा कर दिया जाता है, सागर के तल में। यहाँ इसको क्या कर दिया जाता है, जमा। समझने की कोशिश करना बात को। यहाँ से काट दिया जाएगा, यानी कि अपर्दन कर दिया जाएगा। यहाँ सब नदी अपर्दन करते हुए आएगी और कहाँ जमा कर देगी इसको, सागर के तल में। नदी मिलती है समंदर से जाने क्यों, पानी को पानी की ये कैसी प्यास है। एक शेर कहा है किसी ने, अगर शेर का मतलब समझ में आए तो बताइएगा आप मुझे। नदी ढूंढती है समंदर को जाने क्यों। नदी समंदर में ही मिलने की प्रयत्न करती रहती है हमेशा। क्यों करती है, ये एक प्रश्न है। नदी ढूंढती है समंदर को जाने क्यों, पानी को पानी की ये कैसी प्यास है। चलिए, यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलने के बाद इसको काटती है, काटती छाटती हुई सागर तल में उसको जमा कर देती है। किसको, अपर्दित पदार्थ को, यानी कि मिट्टी को, बालू को, कंकड़ को, पत्थर को यहाँ से लेकर रखती, यहाँ जमा कर देती। तो इन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने ये बात बोली है कि यहाँ के ये जो भाग है, यहाँ के भागों को काट करके यहाँ जमा करेगी, तो ये वाले जो पर्वत है ये कैसे हो जाएंगे, हल्के। कैसे हो जाएंगे, हल्के। और ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, भारी। जाहिर सी बात है,
जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से नदी काटेगी तो ये पर्वतीय भाग जो हल्के हो जाएंगे और ये वाले भाग जो है भारी हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, भू संतुलन। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा भू संतुलन होता क्या है। तो क्या होता है देखिए, अब ये हल्के पदार्थ है तो इनके अनुसार है बात, हल्के पदार्थों को इन्होंने क्या बोला, हल्के पदार्थ ऊपर की तरफ जाएंगे और भारी पदार्थ नीचे की तरफ जाएंगे। ये बात समझ में आती है कि आपको, ये बात आपको समझ में आती है कि भाई इन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि यहाँ से जो नदियाँ काटेगी तो काटने के फलस्वरूप ये हल्के हो जाएंगे और जहाँ जमा करेगी वहाँ भारी हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने आगे और बोला है कि ये भाग जो है पर्वतीय भाग हल्के हो जाएंगे और ऊपर की तरफ उठने लगेंगे और ये भाग भारी हो जाएंगे, ये नीचे की तरफ बैठने लगेंगे। मतलब इसका बैलेंस बिगड़ने लगेगा, किसका, पृथ्वी का। अब जब बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर गिरेगी गाड़ी। भाई हमारी मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये चलाते हैं कार, तो क्या होता है, बैलेंस जब बिगड़ता है तो या तो खड्डे में गिरती है या फिर खुद गिर जाते हैं हम, या संभाल लेते हैं नहीं तो कभी कभी तो बैलेंस बिगड़ने के बाद इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी। तो क्या होगा, देखिए ये भाग जब ऊपर उठेंगे तो यहाँ एक रिक्त स्थान बनेगा ना भाई। जैसे मान लीजिए हम हैं, अभी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम अगर ऊपर उठेंगे अपनी जगह से तो बीच में एक स्पेस बनेगा, जगह बनेगी ना भाई। अगर किसी चीज़ को हम ऊपर उठाएंगे तो जहाँ से वो उठ रही है वहाँ स्पेस तो बनेगा भाई। तो ये खाली जगह बनेगी। इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ से दबाव पड़ेगा, किसका, पदार्थों का दबाव पड़ेगा। तो पृथ्वी के अंदर से एक सीमा परत में, कौन सी परत में, सीमा परत हमने आपको बताई कैसी अवस्था में, पिघली अवस्था में। तो वहाँ से क्या चलेगा, मैग्मा चलेगा, लावा चलेगा और वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, इस जगह में वो भर जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एक बात समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात क्या है कि यहाँ का भार पहले कम हुआ, यहाँ जा कर के जमा, यहाँ का भार कम होकर के यहाँ जा कर के जम रहा है। यहाँ जमने के बाद क्या हुआ, यहाँ जमने के बाद यहाँ भार बढ़ा और ये हल्का हो गया, हल्का हो गया तो ये ऊपर उठा, इसके अनुसार, ठीक है, ऊपर उठा और ये नीचे बैठा। ये ऊपर उठा तो यहाँ रिक्त स्थान बना, रिक्त स्थान बना तो ये जब यहाँ पे भार पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है तो अंदर एक लेयर चलेगी सीमा परत में। सीमा परत में जो ज्वालामुखी की एक परत, लेयर जो किसकी है, लावा की, लावे की एक परत चलेगी और एक इस रिक्त स्थान को वो घेर लेगी, रिक्त स्थान में जाकर के वो जम जाएगी। इस तरीके से जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है तब तक पृथ्वी अपने आप का क्या करती है, संतुलन करती रहती है। यही भू संतुलन है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। बात समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। इसको अगर बनाना चाहे तो बना लीजिए, समझने के लिए है। बाकी ऐसा नक्शा, ऐसा चित्र, ऐसा डायग्राम आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, किताबों में भी नहीं है और नोट्सों में भी नहीं है। ये आपके दिमाग की उपज है। आप इसको अपने दिमाग में बहा सकते हो, नदी को अपने ही दिमाग में पर्वतों का क्षरण कर सकते हो, अपने ही दिमाग में आप नदी के सागर के तल में जमाव भी कर सकते हो और अपने बहाव में अपने ही दिमाग में क्या कर सकते हो, पृथ्वी के अंतरतम से जो सियाल परत, सीमा परत है, वहाँ से आप अपने ही दिमाग में क्या बहा सकते हो भाई, मैग्मा। चलिए, हमने मैग्मा बहा लिया, हमने भू संतुलन को देख लिया। अब इसके जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं, उन प्रमुख बातों को हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने वो लिख लिया होगा, समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे का भार भी समान होता है। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बोला कि पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के घनत्व वाली परतें पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की घनत्व वाली परतें पाई जाती है।
इन्होंने सिद्ध किया कि, आगे लिखिए, कौन है ये? हैफोर्ड। इन्होंने सिद्ध किया कि, क्या सिद्ध किया? कि धरातल के, पृथ्वी के, ऐसे लिखे कि पृथ्वी के धरातल के नीचे एक ऐसा तल पाया जाता है जिसके नीचे, पृथ्वी के धरातल के नीचे एक ऐसा तल पाया जाता है जिसके नीचे संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व समान रहता है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कैसा रहता है भाई? समान रहता है। इस प्रकार के तल को, दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल इस प्रकार के तल को इन्होंने क्या कहा है? संतुलन तल। संतुलन तल, लेवल ऑफ कंपेंसेशन, वही कंपेंसेशन जो उन्होंने बताया था, कहा है। इतनी बातें लिखिए आप, फिर आगे लिखाते हैं। लिखिए, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को पकड़ना, समझना बहुत आसान है। ज्योग्राफी आप रट के नहीं चलें, आप समझ के चलें तो आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्या बोला देखिए ना, समझ लें अब इसको। समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे का भार क्या रहता है? समान। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, पहले हमने आपको बता दी। यानी कि जो समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्र रहेंगे उनके नीचे का जो भार है वो बिल्कुल समान रहेगा। इसके बाद इन्होंने क्या बोला? पृथ्वी के भीतर विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती है। अलग अलग परतें पाई जाती है जिनका घनत्व क्या है? अलग अलग होता है। इस तरीके से इन्होंने बात कहने की कोशिश की। जो अन्य विद्वानों ने भी तो कहा है, सियाल परत का घनत्व जो उन्होंने 2.4 से 2.7 तक माना है, किसी ने 3 तक माना है, किसी ने 3.5 तक माना है। फिर सीमा परत आती है, सीमा परत का घनत्व 4.5 से 4.7 तक किसी ने माना है, किसी ने क्या माना है, किसी ने फिर आगे बढ़ते हुए करोड़ का घनत्व 11 से 12 माना है। इस तरीके से अलग अलग परतें हुई ना। ये इसके अंदर भी कुछ बहुत सी परतें पाई जाती होगी जिनका घनत्व 4 भी होता होगा, 5 भी होता होगा, 6 भी होता होगा, 7 भी होता होगा, 8 भी होता होगा। इस तरीके से इन्होंने भी यही बात कहने की कोशिश की है। इन्होंने ये बात कहने की कोशिश की पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के घनत्व वाली चट्टानें, परतें पाई जाती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। फिर उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, सिद्ध किया कि पृथ्वी के धरातल के नीचे एक ऐसी लेयर जरूर पाई जाती है, एक ऐसा तल जरूर पाया जाता है जिसके नीचे संपूर्ण पृथ्वी जो होती है उस पृथ्वी का जो घनत्व है वो समान पाया जाता है। एक ऐसा तल जरूर पाया जाता है जिसके नीचे पृथ्वी का जो घनत्व है वो घनत्व क्या पाया जाता है? बिल्कुल समान पाया जाता है। ऐसे तल को इन्होंने क्या कहा है? संतुलन तल, लेवल ऑफ कंपेंसेशन। जो आपका समंजन तल था, जो आपका संतुलन तल था, पिछले उसने बताया था क्षतिपूर्ति तल, इसी तरीके का तल इन्होंने भी मानने की कोशिश की है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर आगे इन्होंने अपने सिद्धांत को जो सिद्ध किया है वो सिद्ध करने वाला चित्र आप बना लीजिए। चित्र एक बार दोबारा से बना देता हूँ मैं। एक डिब्बा है इस तरीके का, उसमें यहाँ पे इन्होंने ये पहले मैदान माना है, फिर मैदान के बाद ये पर्वत माना है इन्होंने, पर्वत के बाद
ये ऊंची भूमि पठारी मानी है और इन्होंने ये नीची भूमि को क्या माना है, समुद्र का तल। इस तरीके से आप 4 बराबर बराबर के बनाएंगे कॉलम, 4 बराबर के कॉलम बनाएंगे आप, यानी कि इनकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और यहाँ एक लेयर पे इसको बराबर कर देंगे। इसको कहेंगे हम संतुलन तल, ठीक है, संतुलन तल कहेंगे। इसको लिख दीजिए आप मैदान, इसको लिख दीजिए आप पर्वत, इसको लिख दीजिए पठार, इसको लिख दीजिए आप समुद्र तल। इसको आप डिज़ाइन कर दीजिए इस तरीके की, इसको आप डिज़ाइन कर दीजिए इस तरीके की, इसको आप डिज़ाइन कर दीजिए इस तरीके की, अलग अलग डिज़ाइन कोई सी भी, और इसको आप बिल्कुल ब्लर कर दीजिए, नहीं तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। चारों बराबर चौड़ाई के होने चाहिए, इनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, तभी जाके इनकी संकल्पना को सही ठहराया जा सकता है। चलिए, इस प्रकार का इन्होंने चित्र बनाया था और लिख दीजिए इसके नीचे हेफोर्ड की संकल्पना के अनुसार भू संतुलन, ठीक है। इसके नीचे लिख दीजिए आप हेफोर्ड का भू संतुलन। इतना हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या बात बोली, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इन्होंने क्या बात बोली है, उस बात को भी हम देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद की बात देखते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि पर्वतों से अपर्दन होने पर, पर्वतों से अपर्दन होने पर पर्वतीय भाग या मिट्टी वगैरह, पर्वतीय भागों के अपर्दित पदार्थों को नदियों द्वारा लगातार समुद्र तली में जमा कर दिया जाता है। देखिए, एक शब्द यहाँ पर ध्यान रखना, शब्द है तली और एक होता है तल। दो शब्द होते हैं, तली और तल। दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। देखिए, ये आपका मान लीजिए समुद्र है, क्या ये समुद्र, तो समुद्र का ये वाला भाग, नीचे वाला भाग, इसको तो कहेंगे समुद्र की तली, और ये ऊपर वाला भाग जहाँ तक पानी है उसको कहेंगे समुद्र का तल, ठीक है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो रेलवे स्टेशन पे जहाँ रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है, पीला सा बोर्ड होता है, इसमें काले अक्षरों में नाम लिखा होता है, उसी के पास आप देखा करो समुद्र तल से 265 मीटर की ऊंचाई लिखा होता है ना, समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई। तो अक्सर किसी स्थिति की ऊंचाई देखने के लिए हम समुद्र तल से मापते हैं, ना कि समुद्र तली से। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, समुद्र तली में जमा होगा। अब जमा ऊपर तो हो नहीं सकता, कहाँ होगा, यहाँ। तो इसको समुद्र की तली बोलते हैं, इसको समुद्र का तल बोलते हैं। ये बातें आप नोट करते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, जमा कर दिया जाता है, जिस कारण समुद्र की तली में लगातार भार बढ़ता जाता है और पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र तले में लगातार भार बढ़ता जाता है और पर्वतीय क्षेत्र हल्के होते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं।
जिसके फलस्वरूप हल्के पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगते हैं एवं भारी समुद्र तली नीचे बैठने लगती है, जिससे भारी समुद्र तली नीचे बैठने लगती है, जिससे क्या होता है भाई, लगती है। अतः जब पर्वतीय भाग ऊपर उठते हैं तो उनके निचले हिस्से में रिक्त स्थान हो जाता है। रिक्त स्थान ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ऊपर का मिटा देता हूँ मैं। रिक्त स्थान हो जाता है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए समुद्र तली की ओर से सीमा परत में एक मैग्मा की धारा बहने लगती है और रिक्त स्थान की पूर्ति कर देती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कर देती है। इस तरह पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखती है। इतना आप लिख लीजिए। इस तरह पृथ्वी क्या करती है भाई, अपना संतुलन बनाए रखती है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एक बार और समझा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए थोड़ा सा। हो गया? चलिए अब इसको समझ लीजिए। देखिए क्या था इसमें, समुद्र तल जो होता है उसके ऊपर पर्वत पठार मैदान सभी पाए जाते हैं। समुद्र तो ऊपर के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ से नदियाँ निकलती है। नदियाँ अपने साथ इसको काट काट करके ले आती है। कहाँ जमा करती है? समुद्र के पेंदे में जमा करने लगती है, तली में जमा करने लगती है। तो जब काट काट करके लेके आती है, समुद्र के पेंदे में जमा करने लगती है, तो क्या होता है? तो होता यह है कि वहाँ अपरदित होने से वहाँ का भाग हल्का हो जाता है। समुद्र की तली में जब इकट्ठा होने लगता है तो वो भाग भारी हो जाता है। हल्के पदार्थ ऊपर उठने लगते हैं, भारी पदार्थ नीचे बैठने लगते हैं। तो जो ऊपर उठने लगते हैं तो वहाँ रिक्त स्थान बन जाता है। उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो दबा हुआ भाग है वहाँ से मैग्मा की लेयर एक निकलती है। कहाँ से? कौन सी परत है वो? सीमा परत। कहाँ है? सीमा परत। सीमा परत से एक लेयर निकलती रहती है जो किधर की तरफ जाती है? उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए जाती है और रिक्त स्थान की पूर्ति कर देती है। इस तरीके ये रोटेशन चलता रहता है, जिस वजह से पृथ्वी के अंदर यह संतुलन कायम रहता है।
इस तरीके से हमारा ये संतुलन का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।